हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। लास्ट ऑफ अस एपिसोड 7 लेफ्ट बिहाइंड पर बात करने का टाइम आ गया है। हर बार की तरह ही एपिसोड 6 पे जो गंदा क्लिफहैंगर छोड़ा था ना, जिसमें जोल को चोट लगी हुई थी, इवन बहुत बुरी तरीके से वो घायल था और मैं बहुत ज़्यादा एंक्शस हो रही थी कि जोल किस तरीके से बचेगा। यहाँ पर इन्होंने जो नाम रखा है कि लेफ्ट बिहाइंड, ऐसा लग रहा है कि सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि जोल को कुछ होने ही वाला है। और जिस तरीके से एली राइली को पीछे छोड़कर आई है, इस बार जोल को भी उसे पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसा ये एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और जोल भी एली से कह रहा है कि तुम चली जाओ टॉमी के पास और अब वहीं से जाके आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करो, ऐसा मतलब है। और जोल की फाइनली आंखों में ये देखने लगा है कि ही हैज़ एक्सेप्टेड एली एज हिज सेकेंड डॉटर। और एली की आंखों में तो एक सेकंड के लिए भी दिखता नहीं है कि वो जोल को बिट्रे करेंगी। बिट्रे यानी वो छोड़कर जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और वो अपनी DIY वाला काम करने लगी हैं जोल के घावों पर। अब इन्फेक्शन से कैसे वो बचाएंगी, वो बहुत ज़्यादा मुझे जानने की इच्छा है। अभी भी इन्होंने वही क्लिफहैंगर छोड़ रखा है, जोल की चीज़ें कुछ भी नहीं दिखाई हैं। लेकिन मुझे इतनी शिकायत नहीं है क्योंकि इन्होंने मुझे दूसरा सेक्शन दिखाया है राइली और एली के बडिंग रिलेशनशिप वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। जो सबसे अच्छी चीज़ की थी, जो इन्होंने सेटअप बनाया है ना, वो पूरा मॉल वाला सीक्वेंस का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो सारी चीज़ें हैं जो हम पुरानी देखकर छोड़ चुके हैं, हमारे लिए कुछ नई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूट किया है उन सारी चीज़ों को, उसमें बेला ने अपने जो ओवर हाइप्ड इमोशंस दिखाए हैं वो मुझे अच्छे लगे हैं। मैं उससे कनेक्ट कर पाई हूँ और ऐसा नहीं लग रहा था ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल चीज़ें दिखा रहे हैं। एली और राइली की जो रिलेशनशिप है दिखाते हैं किस तरीके से राइली को अब वहाँ पर सीवेज में मिला है कि वहाँ पर उसको खड़े रहना है एज अ गार्ड, और उसको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। वो 17 साल की हो गई है और उसे अब कोई ना कोई काम दिया जाएगा और उसको ये काम मिला है, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत अनसेटिस्फाइड थी, डिससेटिस्फाइड थी। और जब मार्लिन उसको काम ऑफर करती है फायरफ्लाई में, तब वो बिल्कुल वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। और उसको 45 डेज़ हो गए हैं वहाँ से गए हुए। और यहाँ पर एली के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि जो राइली थी वो उसकी प्रोटेक्टर की तरह थी, बड़ी थी उससे इसीलिए। और जब भी उसकी बुलिंग होती थी तो राइली प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब वो नहीं है यहाँ पर लगभग 1.5 महीने से। तो लोग उसकी बुलिंग कर रहे हैं और इस बार एली अपने लिए स्टैंड लेती है और अटैक करती है, उसको अपने आप को डिफेंड करती है, रिटेलिएट करती है चीज़ों का, जिससे उसे हेड के पास भेजा जाता है। और वहाँ मुझे लगा था शायद अच्छे से डांट पड़ेगी, लेकिन वहाँ उसे समझाया जा रहा है अच्छे से एग्जाम्पल देके। शायद उन्होंने उसका पोटेंशियल जान लिया है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। जनरली फेडरा में क्या होता है, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको लिया जाता है और जिनमें पोटेंशियल होता है उनको ट्रेन किया जाता है, और वही यहाँ पर चल रहा है। और एली भी हम जैसे जानते हैं ऑर्फन है, सो उसको एक खाली कप और कीज़ का एग्जाम्पल देके समझाते हैं। खाली कप जिस तरीके से हमेशा कमी को सिंबलाइज़ करता है कि अगर तुम इस दूसरी तरफ से बिहेव करोगी, बाहर भाग जाओगी या फायरफ्लाई जॉइन करोगी, तो तुमको एक खाली कप मिलेगा जो हमेशा तुम्हारी कभी भी इच्छा पूरी नहीं होगी, ये खाली ही रहेगा। और दूसरी तरफ उसको कीज़ देते हैं। कीज़ अगर तुम फेडरा में रहोगी तो कीज़ से तुम हर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती जाओगी, यानी हर लॉक्स की जो चाबियाँ होती हैं कि इसी का सिम्बलिज्म होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों का सिम्बल होती है। तो तुम हमेशा फुलफिल्ड रहोगी, प्रॉब्लम में नहीं रहोगी, तुम्हारे पास हर ताले की चाबी होगी, इस तरीके से दिखाते हैं। और यहाँ पर जो राइली और एली का पॉलिटिकल ओपिनियन है वो भी डिफ़र करता है। राइली क्योंकि फायरफ्लाई ज्वाइन करी तो वो थोड़ी रेडिकल है, जबकि एली का मानना फेडरा को लेकर दूसरा है। वो ये जानती है कि फेडरा के लोग ठीक नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट उसका मत नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर। दैट टू वहाँ पर जो मॉल वाला सीक्वेंस है, जो जहाँ पर राइली उसको ले जाने के लिए आती है रात में, ऐसा दिखाती है कि जैसे वो क्लिकर है, वो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर जो उसने 4 वंडर्स मॉल के एज अ सरप्राइज़ रख रखे हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही लगते हैं जैसे उसने सोचा था कि मेस्मराइज़ करेगा। एली तो स्टार्टिंग से ही जैसे पावर ऑन होती है वहाँ की, वो मेस्मराइज़ होना स्टार्ट हो जाती है, शॉक हो जाती है। उसको तो एक्सकेलेटर भी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और वो बेला इस चीज़ को दिखा पा रही है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे जो सारे सरप्राइजेस हैं, जैसे फ़ोन बूथ वाला मेरा फेवरेट है, चाहे वो हैलोवीन के मास्क पहन के डांस करना हो, चाहे आर्केड वाला हो, या फिर जो वो बहुत ही सुंदर 1 मिनट का पूरा सीक्वेंस था, वो जो मेरी गो राउंड वाला था, हॉर्सेस वाला, वो पूरा उन्होंने बिना डायलॉग के 1 मिनट तक छोड़ कर रखा था। और वो जो चीज़ है उसमें दिखाता है जो बच्चियाँ थी उस पर कि इनोसेंस है, बडिंग रिलेशनशिप है। और जो बेला है वो बार बार ब्लश भी कर रही थी राइली को देखकर, उसको हर तरीके से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। चाहे वो जो एक बॉटल मिलती है अल्कोहल की वो पीकर, और ये दिखाई थी हाँ वो पी पा रही है। और हर तरफ से जो एक विक्टोरिया
विक्टोरिया सीक्रेट वाला भी सेक्शन आता है, उसमें भी उन लोगों की जो बात होती है उसमें भी एली ब्लश कर रही थी। तो यहाँ पर ये दिखाते हैं उनकी इनोसेंस। जो मैरी गो राउंड होता है जनरली बच्चों से रिलेटेड होता है, एक लूप का सिम्बलिज्म होता है कि लोग अपने रिलेशनशिप के लूप में फंसे रहते हैं, बाकी सारी लोगों को इग्नोर करते हैं, फंसे इन द सेंस पॉजिटिव वे में, नॉट इन अ नेगेटिव वे, मतलब उनके लिए वही उनकी दुनिया होती है। तो यहाँ पर भी यही मैरी गो राउंड वाला सीक्वेंस चलता है काफ़ी देर तक का। बाकी एंड में हर एपिसोड की तरह ही ये बढ़िया से स्टार्ट करते हैं लास्ट ऑफ अस वाले, और हमेशा एंड में आकर बहुत परेशान कर चले जाते हैं। इस बार भी इन्होंने ना तो जोल वाली एंडिंग अभी बताई है और ना ही इन्होंने राइली और जो इसके साथ हुआ एली के साथ क्या हुआ एग्जैक्टली काटने के बाद क्या हुआ। ये तो हमें पता है कि एली को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन राइली को क्या हुआ, क्या ये वो फर्स्ट पर्सन है जिसको एली ने मारा था, जिसके बारे में वो बात कर रही थी कि जब बताती है जोल को कि ये पहला पर्सन नहीं है कि मैंने किसी को मारा, मैं इससे पहले भी किसी को मार चुकी हूँ, तो शायद राइली हो। तो इन्होंने फिर से एक्सप्लेन नहीं किया है। बाकी इनके पास बस अब 2 एपिसोड्स बचे हैं, 8th और 9th, और वो काफ़ी बड़े होने चाहिए क्योंकि तभी ये सारी चीज़ों को रैप कर पाएंगे। जोल और एली को मुझे अच्छे से देखना है, दोनों को कन्वर्सेट करते हुए देखना है, अपने इमोशनल जो चीज़ें उनको शेयर करते हुए देखना है। इतना तो मैंने इसमें खुद इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर ही दिया है। बाकी ये शिकायत मेरी है, ज़ॉम्बी नहीं ला रहे हो आप, ज़ॉम्बी वाली सीरीज़ करके आप बिल्कुल भी ज़ॉम्बी को नहीं लाते हो, बस एक बार लाए थे और वही एटलीस्ट एंड तक एक बार ज़रूर दिखा देना। बहुत सारे ज़ॉम्बी एक्शन देखने का मन ज़रूर है मेरा। अगर इस एपिसोड का कोई शो स्टीलर था तो वो था पर्ल जैम का फ्यूचर डेज सॉन्ग। इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। एडी वेडर की बैरीटोन वॉइस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, चाहे उनका अलाइव हो, जेरेमी हो, ब्लैक हो, ये सारे लास्ट के सो प्लीज़ आप सुनिएगा। सोसाइटी बहुत अच्छा सॉन्ग है और उनकी वॉइस एकदम आपको दूसरी दुनिया में लेकर चली जाती है। तो बीइंग अ बिग फ़ैन ऑफ एडी वेडर, उनका गाना सुनकर मुझे मज़ा आ गया था। और वो गाना अप्रोप्रिएट भी बहुत था कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं खुद अपना जैसे हूँ मैं वैसे नहीं रह जाऊँगी। तो वो जोल को भी सिंबलाइज़ कर रहा था और किस तरीके से राइली जब छोड़कर गई है तो एली का कौन सा पार्ट पीछे छूट गया है, हम कितने इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कितने पार्ट लेफ्ट बिहाइंड कर चलते हैं। ये चीज़ यहाँ पर इस गाने से बहुत अच्छे से दिखाई जा रही है, या फिर सुनाई जा रही है। इस गाने के थ्रू जो सिचुएशन चल रही है उसको बहुत एप्टली प्रेजेंट कर पा रहे हैं। So that's it from my side. This was again a good love story. That's it. Bye.